आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। तस्वीरें कभी कभी बहुत कुछ कह जाती हैं। मौका था ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण का और कोलकाता के रेड रोड पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हर दिशा में दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही एक अनोखा शक्ति प्रदर्शन भी नजर आया। दीदी के शपथ ग्रहण में साथ देने पहुंचे नीतीश कुमार, अखिलेश, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद और फारूक अब्दुल्ला। केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली भी पहुंचे। जाहिर सी बात है कि जब एक मंच पर इतने सारे क्षेत्रीय नेता साथ आते हो तो तीसरे मोर्चे की चर्चा जरूर उठेगी। इसके पहले संकेत खुद ममता बनर्जी ने 19 मई को बंगाल में जीत के बाद ही दे दिए थे। आज भी सवाल पूछे जाने पर दीदी ने मोदी विरोधी दल के संकेत जरूर दिए। उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए आए हुए नेता तो और खुलकर बोले। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आज किसने क्या कहा। I am always a less important person. I am always a simple worker, and I consider myself as a commoner. So I will help all of them, no problem. If anybody wants my help, but let me work simply for the people. I am dedicated for this cause. हम लोग चाहते हैं कि जो समान विचारधारा वाला दल है, धर्मनिरपेक्ष दल है, भाजपा को, संघ परिवार को दिल्ली के गद्दी से उतारना बहुत लाजमी और जरूरी हो गया है। It is absolutely a great day for those people who believe India has to remain united, India has to remain secular. I think it's one of the greatest things that Bengal has proved for the rest of the nation. आइए हम चर्चा शुरू करते हैं कि थर्ड फ्रंट की क्या संभावनाएं फिर से शुरू हो गई है। क्या ये वाकई 2019 तक चलते रहेगा या उसके पहले बिखर सा जाएगा, जैसे हमने कई सारे लोकसभा चुनाव के पहले देखे हैं। क्या इस बार क्षेत्रीय पार्टी आगे रहेंगे इस मोदी विरोधी मोर्चे में? इस पर चर्चा शुरू करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी नेता विजय गोयल, कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी से बात करेंगे, जेडीयू के नेता राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष हैं, आरएसएस चिंतक रतन शारदा और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नीरजा जी, सबसे पहले बहुत साफ तौर पर ये संकेत आए हैं और इस बार जिस तरह की ग्रुपिंग दिख रही है, खास करके आज के शपथ ग्रहण समारोह में, उसमें कांग्रेस की कोई जगह नहीं है, कांग्रेस की कोई बात नहीं है। यानी ये पार्टियां एक दूसरे के साथ बिना कांग्रेस के बात करने को तैयार हो गई हैं। देखिए, ममता बनर्जी का जीतना और आज जो सत्रप उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में थे, और मैं अभी टोटल कर रही थी, ये स्टेट्स 173 एमपीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनिशिएटिव लेफ्ट और कांग्रेस, सीताराम येचुरी और राहुल गांधी ले रहे थे एंटी मोदी फोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए, उसका इनिशिएटिव ममता बनर्जी के हाथ में गया है आज। नंबर 1। नंबर 2, एक ये कहना कि थर्ड फ्रंट होगा बहुत अर्ली है, बहुत प्रीमैच्योर है इस समय। अभी 3 साल हैं जनरल इलेक्शंस को, लेकिन एक लूज वर्किंग टुगेदर इन नेताओं द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। वो मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, वो पार्लियामेंट में कोऑर्डिनेट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी, ये तो जाहिर ही है। और आगे जाके क्या फेडरल फ्रंट बनेगा वो देखने लायक चीज होगी। लेकिन एक नेशनल ऑल्टरनेटिव एनडीए के खिलाफ सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों से नहीं बन सकता है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां क्यों ना हो। उसका सेंटर पीस एक बड़ी पार्टी होना बहुत जरूरी है। वो लेकिन बड़ी पार्टी क्या बड़ी पार्टी है? की हालत पतली है आज। ओके, आशुतोष जी आपसे शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले कहा है कि वो किसी भी फॉर्मेशन का हिस्सा, थर्ड फ्रंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की एक पॉलिटिकल केमिस्ट्री बनी हुई है। क्या इस पर कोई बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में? क्या इस तरह के कोई प्लान्स बने? मैं पार्टी की तरफ से बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि गठबंधन की तो बात, आप किसी मोर्चे की बात तो छोड़ दीजिए,
आम आदमी पार्टी किसी के साथ अलायंस भी नहीं करेगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी ने इस बारे में बिल्कुल पुरजोर तरीके से फैसला कर रखा है। जहां तक आपने कहा कि ममता बनर्जी के साथ तो राजनीति के अंदर किसी को किसी से मिलने की कोई मनाही नहीं है और ना ही राजनीति के अंदर कोई अछूत होता है। जहां तक ममता बनर्जी के साथ है, यस, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की उनसे अच्छी केमिस्ट्री है, नीतीश जी के साथ भी अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम किसी के साथ मिलते हैं या इवन यहां तक कि अगर बीजेपी के नेताओं के साथ भी मिलते हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलते हैं, तो हम किसी गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में सिर्फ मिलने की बात नहीं है ना, सिर्फ मिलने की बात नहीं है, क्योंकि 19 मई को जब ममता बनर्जी ने अपने दोस्तों की लिस्ट गिनाई जिनसे वो बात करना चाहेंगी और एक 2019 के लिए एक फ्रंट की बात करना चाहेंगी, तो उस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम था। नहीं, दोस्ती एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति के अंदर किसी के साथ गठबंधन करना, किसी मोर्चे के साथ शामिल होना, ये बिल्कुल अलग चीज है। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन दोनों मसलों पर यह मानते हैं कि शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जो अछूती होगी। ऐसे में हम किसी भी पार्टी के साथ फिलहाल किसी तरीके के कोई गठबंधन में जाने के हमारी कोई मंशा नहीं है। यह पार्टी की स्पष्ट लाइन है और इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ता है। अच्छा, एक फिलहाल वर्ड भी ऐड कर दिया आशुतोष ने, जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स में रूल्स बदलते रहते हैं। नवाज सिद्दीकी जी, अखिलेश यादव भी थे आज स्वेरिंग इन सेरेमनी में। किस तरह का एक फॉर्मेशन बन सकता है या उस पर काम चल रहा है कि एक ऑल्टरनेटिव की बात चल रही है, या फिर आप लोग इंतजार करेंगे कि कांग्रेस फिर से अपने आप को मजबूत बनाए, वो एक तरह का फ्रंट बना ले और उसके साथ आप लोग जुड़ जाएं? तमन्ना जी, देखिए ऐसा है कि 1989 का मसला हो या फिर 1996 का मसला, ये नवाज सिद्दीकी से सवाल था। नवाज सवाल आप किससे कर रही हैं? नवाज सिद्दीकी से सवाल है, नावेद सिद्दीकी से सवाल था। जी सॉरी तमन्ना जी, देखिए ऐसा है कि अभी वक्त बहुत है इसमें, अभी करीब 3 साल का वक्त बाकी है। अभी 2 साल हुए हैं इनके, और 2 साल में जो इनके झूठे वादे जो एनडीए के हैं, जो ख्वाब इन्होंने दिखाए थे, वो जनता ने देख लिए हैं। तो अब जनता खुद समझ गई है कि क्या करना है। बदनसीबी, बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि जो 10 साल पहले प्रधानमंत्री थे वो हमेशा साइलेंट मोड पे रहे, और जो अब प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा फ्लाइट मोड पे रहते हैं। तो देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं मिल पाया और काम कुछ हुआ नहीं, सिर्फ बातें हुई, सिर्फ किताबों में कागजों पे काम हुए हैं, तो सिर्फ जुमलेबाजी हुई। तो ये कौन है अच्छा प्रधानमंत्री? जनता देखेगी, जनता देख रही है। नहीं, कौन है अच्छा प्रधानमंत्री? अगर आप कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री भी ठीक काम नहीं कर रहे थे, अभी के प्रधानमंत्री भी नहीं कर रहे हैं, तो कौन है प्रधानमंत्री जो 2019 में ये सारे वादे पूरा करेगा? कौन है वो चेहरा आपके मुताबिक? देखिए ऐसा तमन्ना जी, अभी ये कहना बहुत जल्दी है। अभी हम उत्तर प्रदेश की तरफ फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। ये साल साजिशों का साल है, जो हमने किया है जमीन पे, जो काम अखिलेश यादव जी ने किए हैं। अभी हमें वो जनता देखते हैं कि लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जनता हमें अभी सम्मान दोबारा देगी, हमें पूरा यकीन है। ममता जी ने दोबारा अपना वापसी की है, उधर जयललिता जी ने वापसी की है, इधर अखिलेश यादव साहब वापसी करेंगे इंशाल्लाह, ये पूरा यकीन है हम लोगों को। तो ये 3 साल की बात अभी ना देखें, अभी उत्तर प्रदेश को देखते हैं, और उसमें आगे हाँ ये कि जितनी सेक्युलर पार्टीज हैं जो फिरका परस्त पार्टियों को रोकना चाहती हैं, जो इस तरह के माहौल, जो देश को बांटना चाहती हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए अगर कुछ दल आगे आना चाहें तो ऐसे लोगों के साथ जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग मुल्क को बांटे ना, वो लोग अगर कुछ आपस में पार्टीज ऐसी मिल जाएं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। साथ में आना चाहिए का क्या मतलब है? राजीव रंजन जी, आपके नेता नीतीश कुमार इसमें बहुत एक्टिव रोल रख रहे हैं इस वक्त। वो हर स्टेट में एक गठबंधन की चीजें सोच रहे हैं, प्रयोग सोच रहे हैं, और वो लोगों को साथ में लाने का काम कर रहे हैं आजकल। ऐसे पिक्चर में ममता बनर्जी कहाँ दिखती है आपको? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिस गैर संघ मोर्चे की बात कही है, गैर भारतीय जनता पार्टी एक मोर्चे की अगर बात कही है, तो उस दिशा में देश में वैसी कोशिशें हो रही हैं, और कई जगहों पर हो सकता है अभी उसके स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हो, लेकिन जो जमीनी तौर पर जो इस देश में संघीय ढांचे में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका है, वो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, और 5 राज्यों के चुनाव से भी इसके काफी स्पष्ट ये जो जनादेश है, ये बताता है कि क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका इस देश में महत्वपूर्ण होती जा रही है।
लेकिन ये जरूर नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हों या राष्ट्रीय पार्टियां हों, वामपंथी हों या जो दक्षिणपंथी रुझान की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक व्यापक साझा मंच बने और सभी राजनीतिक दल मिलकर के इससे एक बड़ी चुनौती को मान करके इस लड़ाई को करना होगा। और इसीलिए जो कुछ नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं उसमें कोई फेडरल फ्रंट या केवल हम ये कहें कि कुछ दलों को लेकर के चलने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम राजनीतिक दलों का एक व्यापक साझा मंच बने, इसकी कोशिशें बिहार की ओर से हो रही है। व्यापक साझा मंच की बात इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन इसमें आप देखिए कि मायावती जी और मुलायम जी एक साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, लेफ्ट और ममता जी तृणमूल कांग्रेस एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो फिर कैसे बनेगा यह व्यापक दल? ये भी एक बड़ा सवाल होता है। और प्रेमचंद मिश्रा जी, इस व्यापक दल के प्लान्स में कांग्रेस की क्या भूमिका बच रही है? देखिए, कांग्रेस की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर है, हम किसी एक प्रांत में नहीं हैं और हमारी राजनीति राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही होती है। कांग्रेस का मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विभिन्न राज्यों के जो परिणाम आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं वैसे दल सत्ता में आ रहे हैं जो बीजेपी के सिद्धांत रूप से खिलाफ हैं या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नहीं हो सकते हैं। तो ये परिणाम जो अभी विधानसभा में आए हैं जी, और आज ममता जी के ओथ सेरेमनी में कुछ राज्यों के नेता गए, इससे ज्यादा राज्यों के नेता पटना में आए थे जब नीतीश कुमार जी ने ओथ लिया था, लेकिन कांग्रेस का कोई नहीं गया आज। राज्यों के चीफ कांग्रेस मिनिस्टर का आए कोई थे, प्रमुख नेता आज नहीं गया। तो मैं कांग्रेस का हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं, हम इस मैंडेट को स्वीकार करते हैं। चुनाव में हम उनके खिलाफ लड़े थे, लेकिन लालू जी या नीतीश जी उनके खिलाफ नहीं लड़े थे। नीतीश जी के ओथ सेरेमनी में ममता जी आई थी, तो हो सकता है उस वजह से वो लोग भी वहां गए हों, एक रेसिप्रोकेशन भी होता है पॉलिटिक्स में। लेकिन इसके बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ आज ही निकाल लें कि कल को क्या होने वाला है, 2019 में ये हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये थोड़ी जल्दीबाजी। ये बात तो ठीक है प्रेमचंद मिश्रा जी, लेकिन आप मानेंगे कि आज के दिन 5 राज्यों के चुनाव के बाद आप लोगों की जो एक धुरी बनने की पिक्चर पेश हो रही थी वो थोड़ी धुंधली पड़ रही है। आप वो पिवट शायद नहीं रहे किसी मोदी विरोधी दल के। देखिए, विजय गोयल जी भी इस पर अगर आप टिप्पणी कर सकते हैं कि ये सारे नेता जब एक साथ आ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ आए, तो आपके लिए कितना बड़ा थ्रेट है? तमन्ना, मुझे नहीं पता ये जो अपने आप को सेक्युलर फोर्सेस कह रहे हैं ये कितने सेक्युलर हैं, पर एक बात बिल्कुल तय है, ये कोई बीजेपी का एनडीए का विकल्प नहीं बन रहे, ये सारे कांग्रेस का विकल्प बनने की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का विकल्प कौन होगा। और सच पूछिए तो जो आप जो देख रहे हैं ना कि ममता जी के ओथ सेरेमनी में सब लोग गए, तो वो तो अब सब जगह सब जा रहे हैं आके। ये जैसे एक विवाह के अंदर लोग शामिल होते हैं, इस तरह से ये लोग शामिल हो रहे हैं, उसके बाद सबके झगड़े शुरू हुए। इसको आप शिष्टाचार कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं ये शुभकामनाएं दे सकते हैं, ये पर इनकी सबकी विचारधारा अलग अलग है। वो किसी ने कहा है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो ये लोग अब कुनबा जोड़ने इसलिए जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि ये सब लोग नरेंद्र मोदी सरकार से घबराए हुए हैं। जितनी तेजी से वो काम कर रहे हैं उतनी तेजी से ये घबरा रहे हैं। और देखिए ना, कुछ भी तो इनके अंदर सिमिलरिटी नहीं है कम से कम जी। ये वेस्ट बंगाल के अंदर तो इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं, केरल के अंदर ये अलग अलग चुनाव लड़ लेते हैं, ये बिहार के अंदर लालू जी और नीतीश जी इकट्ठे आ जाते हैं, उसके बाद लालू जी के मंत्री जी इनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये ममता और जयललिता जी के पीछे इसलिए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कांग्रेस के बाद उन्हीं के पास सीटें हैं, तो ये किसी तरह से गठबंधन चाहते हैं। 3 साल पड़े हैं ये, पर ये प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। तमन्ना जी, जब तक नीतीश कुमार जीत गए, मैं विजय गोयल जी से ये जानना चाहता हूँ। सुनिए सर, मैं किसी के बीच में बोला क्या? जब नीतीश कुमार जी जीत गए, नहीं, विजय गोयल जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि बोला है और आपको जवाब देने में सहूलियत हो जाएगी।
सिर्फ 2 लाइन बोलूंगा, उसके बाद आप जवाब देते हैं। ओके, विजय गोयल जी पूरा करें अपनी बात, विजय गोयल जी अपनी बात पूरा करें, विजय गोयल जी अपनी बात पूरा करें, फिर प्रेमचंद मिश्रा सबका जवाब मिलेंगे। सुन लीजिए, आप नीतीश कुमार जी 5 राज्यों में चुनाव हुए, नीतीश कुमार जी ने कहा मैं ही प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। जनता वो जब आम आदमी पार्टी आ गई तो उनको लगा कि शायद मैं ही देश का राजा, मैं ही बनने वाला हूं। प्रेमचंद मिश्रा जी एक मिनट, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप इत्मीनान से जवाब। मेरे को पूरी बात करने दीजिए ना, इतनी जल्दी क्या है प्रेमचंद मिश्रा जी। तो नीतीश जी को लगा कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे। इतनी देर के अंदर ममता जीत गई, तो ममता जी ने कहा मैं तो बड़ी हम्बल हूं, मुझे तो मैं तो उसके योग्य नहीं हूं। तो लोगों ने सोचा शायद सबसे ज्यादा ममता आ जाएंगी। जयललिता ने दोबारा बाजी मारी तो जयललिता जी, और आम आदमी पार्टी तो पहले ही प्रधानमंत्री से नीचे बात ही नहीं करती, वो अटैक करती रहती है, इसलिए इसी से प्रधानमंत्री बन ये माना जा रहा था 2014 के बाद कि प्रधानमंत्री मोदी जयललिता जी और ममता बनर्जी से अच्छे संबंध वो रख रहे थे पॉलिटिकली, और प्रधानमंत्री का खुद नहीं आना, अरुण जेटली जी को भेजना, क्या थोड़ी सी वहां पर कोल्ड वाइब्स शुरू हो गए हैं? और ये एक फेडरल फ्रंट वाकई एक थ्रेट है या नहीं? राजीव रंजन जी के और प्रेमचंद मिश्रा के पास में आऊं, उसके पहले रतन शारदा का एक व्यू ले लेते हैं। विजय गोयल ने कहा कि ये एक्चुअली कांग्रेस का विकल्प बन रहा है, क्योंकि राजनीति में जब एक वैक्यूम बन जाता है तो उसे भरने कोई आ जाता है। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस के बिना कोई ऐसा फ्रंट खड़ा हो सकता है? तमन्ना जी देखिए, पहली बात तो है कि जहां तक सवाल है कि बाकी पार्टियां वास्तव में अब सेकंड फ्रंट है, ये बात सच है। कांग्रेस अब थर्ड फ्रंट है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मुझे आश्चर्य है कि इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े काबिल और बड़े राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी, लेकिन सभी इतिहास से हटकर बात कर रहे हैं। किसी ने भी ये इतिहास नहीं देखा कि 1977 में किस प्रकार से मोरारजी को षड्यंत्र रच के बनाया गया, देवीलाल जी चरण सिंह का झगड़ा, फिर किस प्रकार चरण सिंह ने गेम खेली, फिर किस प्रकार चंद्रशेखर जी ने गेम खेली। तो ये जो हम 3 परिवार देख रहे हैं इस समय अपने राजनीति में, संघ छोड़कर समाजवादी परिवार है जिसके अंदर कई बिखरे हुए तत्व है, हमारा कम्युनिस्ट परिवार है, हमारे पास कांग्रेस परिवार है जी। अभी इसमें सबसे जो रिलायबल अगर अलायंस किसी ने किया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे कोई हो, कम्युनिस्ट परिवार का केवल के लिए मुझे जरूर उसके अंदर उनको नुकसान हो, ये सब छोड़ दीजिए। अभी यार मैं इतनी देर से आपसे सुन रहा हूं, मैं आपको एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते बात कर रहा हूं, उसको बार बार आप करंट टॉपिक के ऊपर लाकर पैटी पॉलिटिक्स मत खेलें। नहीं, आप विश्लेषक नहीं है, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता हैं, इसलिए आप अपनी बात रखिए। सर जी आप फिर भी आप विश्लेषक नहीं है, आपकी भूमिका एक दल के समर्थन के ना, मेरा भी दिमाग है ना, मैं प्रॉमिस आपके पास आऊंगी, रतन शारदा का एनालिसिस हम सुन लें और फिर मैं केवल दिमाग आपको भगवान नहीं, आपके पास दिमाग हो सकता है लेकिन दूसरों के पास भी दिमाग है, इसका सम्मान तो जरूर आपको करना चाहिए ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई आप दोनों से इसकी कोई जरूरत नहीं है। रतन शारदा जी आप बात पूरी कीजिए। इनके कहने के बाद, तमन्ना जी इनके कहने के बाद, क्योंकि इस तरह की भाषाएं बात कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कह दूं कि सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ा के इन्होंने सेक्युलरिज्म का अर्थ बदल दिया है। और इस समय जो सेक्युलरिज्म के इकट्ठे आ रहे हैं, ये एंटी हिंदू फ्रंट है। आपको अगर कहना लड़ लीजिए आपको ढंग से अच्छा, आप इसको एंटी हिंदू फ्रंट कह रहे हैं, आप कहां से अलायंस बना? आप क्यों नसीहत दे रहे हैं? आप यहाँ हम लोगों की तहजीब मत सिखाइए, आप अपनी बात रखिए। इनका टोटल रतन शारदा जी आप केवल अपनी बात रखिए। ओके रतन शारदा जी, क्या भाई साहब कांग्रेस के बिना अलायंस बन नहीं सकता। आप आखिरी बात सुन लीजिए, तमन्ना जी आखिरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के बिना ये सत्ता पे आ नहीं सकते, ये इसको एक नया रूप क्योंकि इनका टोटल बैठने वाला नहीं है। ओके रतन शारदा जी का जवाब अब राजीव रंजन दे रहे हैं। रतन शारदा जी रुकिए, रतन शारदा जी आप इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे कहना ही पड़ेगा। पहली बात है साधारण पॉलिटिक्स समझ ही नहीं आती, इसलिए मुझे कहना पड़ा आपको मजबूर हो गया, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ पार्टी जो बनेगी बीजेपी तो शासन करेगी नहीं लगातार। अगर राजीव रंजन जी जवाब दे रहे हैं जी। रतन शारदा जी प्लीज, राजीव रंजन जी सबसे पहली बात तो ये है, रतन शारदा जी के जो भारतीय राजनीति का जो इतिहास है, मुझे लगता है कि इसका अध्ययन आपको दोबारा करना चाहिए। पहली बात, आपने 1977 का जिक्र किया। रतन शारदा जी जवाब सुनिए,
आप टॉलरेंस जवाब सुनिए पहले। आप पहले टॉलरेंस सीखिए। ओके, आप विचार रखने के ओके, रतन टाटा जी आपने अपनी बात रखी, अब राजीव रंजन को उसका जवाब देने दीजिए। ओके, लाल रंग दिखा देते, ऐसे आपकी हालत है। ओके, एक मिनट रतन टाटा जी, एक मिनट, आप कूल डाउन कीजिए थोड़ा। रतन टाटा जी प्लीज आप थोड़ा कूल डाउन कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप थोड़ा कूल डाउन कीजिए। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी जी, तो भारतीय जनता पार्टी का उस समय जो मातृ संगठन कांग्रेस के बिना आप नहीं बना सकते, सत्ता पर नहीं आ सकते। आपने पॉइंट रखा, ये आपने पॉइंट रख आपकी बात अगर पूरी हो गई तो हम लोग आपकी बात रखें। ओके ओके, रतन टाटा जी आपका पॉइंट हमने सुना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस के बिना ऐसा कोई फ्रंट नहीं बन सकता। ओके, राजीव रंजन जी देखिए, सबसे पहली बात है 1977 के बारे में इन्होंने कहा, इतिहास के बारे में। 77 में जनता पार्टी बनी और 77 में जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद अगर उस पार्टी का विखंडन हुआ तो दोहरी सदस्यता का सवाल उभर करके आया और जनसंघ के कारण जनता पार्टी का विभाजन हुआ। जहां तक दलों के मिलने का सवाल है तो कई बार ऐसे रतन टाटा जी अब आप पहले आप रतन टाटा जी आपको की बात सुननी चाहिए। आप रतन टाटा जी आपको बात करेंगे, पार्टी बनते समय विषय क्यों नहीं उठाता? ये बहाना था, बात सुनिए। बहाना था आपका। रतन टाटा जी दैट्स नॉट फेयर, आप उनको बात पूरी करने दीजिए। झूठ बोले तरीके से रतन टाटा की बात नहीं हो सकती है। नहीं, गलत पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए, इतिहास गलत मत बताइए, वो बहाना था आपका। आप जनता पार्टी अपना इतिहास है उसको आप करेक्ट कीजिए। जब मैं आपकी बात वापस वादियों को सही तरीके से बात समझ में नहीं आती है। वो अगर देखिए, ये एक गंभीर बहस को मुझे लगता है इस तरीके से हाईजैक करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। पहली बात, कई बार इस देश में ऐसी स्थितियां हुई हैं। 1989 में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, दूसरी तरफ वामपंथी पार्टियां थी और एक जो गैर कांग्रेसवाद के सवाल पर जिस तरह से राजनीतिक दल एकजुट हुए थे, वो परिस्थिति देश में एक बार फिर से हुई है। गैर कांग्रेसवाद की जगह गैर संघवाद ने लिया है और देश की जो अभी की जो स्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, जिस तरह से विरासत, परंपरा और देश की संरचना को आज खतरा सत्तारूढ़ गठबंधन और उसके मातृ संगठनों और उनके समर्थक संगठनों से है। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी ने अगर गैर संघवाद की बात कही है, गैर भारतीय जनता पार्टी एक साझा मंच की बात कही है, तो उसके लिए इतिहास में ऐसे कई आपको तथ्य मिलेंगे जब इस तरीके की स्थितियां 1989 लेकिन राजीव रंजन जी आज की जो रियलिटी है, जहां जैसे हम दिखा रहे हैं कि जयललिता और करुणानिधि एक साथ नहीं आ सकते। ओके, अब मायावती और मुलायम एक साथ नहीं आ सकते हैं, लेफ्ट और टीएमसी एक साथ नहीं आ सकते हैं और उसके बीच में अब कांग्रेस फंस गई है। एक बात बताइए, तो ये सब कैसे होगा? तमन्ना जी, मुझे नहीं, मैं आपको अभी पिछली सरकार की बात बता दे रहा हूं। पश्चिम बंगाल में वामपंथी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। वामपंथियों ने कांग्रेस की सरकार को जो सहयोग करना था वो किया और दूसरी तरफ एक तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के रिश्ते जो भी रहे हों, राष्ट्रीय फलक पर इन दोनों पार्टियों ने यूपीए के साथ रह करके काम किया। तो ये ऐसा नहीं, असामान्य स्थिति नहीं है और न अप्रत्याशित होगा कि तमाम राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इस देश का नुकसान हो रहा है, जिस तरह से सिद्दीकी साहब, कल आपको अगर बहन मायावती के साथ काम करना होगा बीजेपी को हराने के लिए, तो आप लोग करने को तैयार हैं? सिद्दीकी साहब, आपसे सवाल है। जी पूछिए। मैं ये कह रही हूँ कि कल अगर आपको बहन मायावती के साथ काम करना होगा बीजेपी को हराने के लिए, तो आप लोग करने को तैयार हो? देखिए, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत पहले ही क्लियर कह दिया है और अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया है कि हम अपने दम पर, समाजवादी पार्टी अपने दम पर जो हम काम कर रहे हैं, हम लगातार हमारी यही लाइन रही है। हमेशा जब भी हम डिबेट में बैठे हैं यही हमने कहा है कि हमने जो काम किए हैं, हमने जो 5 साल के वादे 3 साल 3.5 साल में पूरे कर दिए, उसी को लेकर के हम आगे चलेंगे, उसी को लेकर हम 2017 के चुनाव में उतरेंगे। अब जनता के ऊपर डिसाइड करना है, जनता को डिसाइड करना है कि क्या किसने अच्छा काम किया है, किसने नहीं किया है। लोकतंत्र है, ये जनता पे छोड़ देते हैं तमन्ना जी। हाँ, तो अभी लेकिन हम अपने में सक्षम है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। अखिलेश देखिए साहब, इस वक्त उत्तर प्रदेश के आगे कुछ सोच नहीं पा रहे और मैं समझ भी सकती हूँ क्योंकि उनके लिए ये डू और डाई सिचुएशन है।
आज की तस्वीरों के बाद हम क्यों बात कर रहे हैं एक फेडरल फ्रंट की? प्रेमचंद मिश्रा जी, आप इस पर टिप्पणी करना चाह रहे थे और फिर हम जाएंगे विजय गोयल के पास। रतन शारदा भी मानते हैं 3 साल बात है, तो इसमें भी अगर जितने मैंने आपसे जिक्र किया कि ऐसे दल जिनकी सोच ऐसी है वो अगर आना चाहें जो फिरका परस्त लोगों को हटाना। ओके, इनसे संपर्क टूट गया है। ओके, प्रेमचंद मिश्रा जी, रतन शारदा से आप इस बात पर सहमत होंगे शायद, और ये एक अनयूजुअल बात होगी लेकिन आप सहमत होंगे क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि आप लोग के बिना कोई ऐसा फ्रंट बन नहीं सकता है। लेकिन इस वक्त ऐसा अगर फ्रंट बने भी तो शायद आप लोग उसमें मेन प्लेयर ना हो। आपके पास 3 साल से कम का समय है रिकवरी के लिए। तमन्ना जी, आप रिकवरी के लिए 3 साल तो किसी भी पार्टी के लिए काफी होता है। मैं जो कह रहा हूं, जो लोग कांग्रेस को लेकर विभिन्न तरह के राजनीतिक कयास लगाने लगे हैं, अभी अगर 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का हम विश्लेषण करें तो क्या ये सच नहीं है कि 2014 के पार्लियामेंट से और आज के 2 साल के बाद हमारा वोट प्रतिशत, हम हार जरूर गए हैं लेकिन इन सभी 5 राज्यों में बढ़ा है और बीजेपी का घटा है। तो मोदी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के वोटों में कमी आनी शुरू हुई है। उनका थोड़ा इक्वेशन ठीक हो गया था, असम में सरकार बना लिए। और बीजेपी की एक खासियत है, 4 राज्यों में मिला के 5 सीट जीतने के बाद भी इतने खुशी हो रहे हैं, इतने ढोलक बजा रहे हैं कि वो ये आभास करा देते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में ये लोग बड़े एक्सपर्ट हैं, ऐसा आभास कराते हैं जैसे पूरा देश जीत लिया, जबकि इनका कहीं कहीं पहुंचा ही नहीं है। 5 राज्य में चुनाव में 4 राज्य मिला के 5 सीट जीता। मिश्रा जी, ये तो आपको मानना होगा कि आज की अगर पैन इंडिया पॉलिटिकल फोर्स कौन है? कुछ भी कह ले, नहीं, एक मिनट प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस की एक हार्ड फैक्ट्स को फेस कीजिए और अगर कोई जो तथ्य है उसको फेस कीजिए वाले लोग हों कि आज पैन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी कौन है? बीजेपी है या कांग्रेस है? बन सकता है। विजय गोयल जी इस पर आएंगे। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या तमन्ना जी, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये मैनेजमेंट का इल्जाम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, और उत्तर प्रदेश में पीआर मैनेजमेंट के लिए ये पीके को लेकर के आए हैं। तो ये खुद भी वही काम कर रहे हैं। ओके, ये इंटरेस्टिंग सवाल है प्रेमचंद मिश्रा का। सिद्दीकी साहब, आपकी थाली में कौन से चट्टे बट्टे हैं? जीता नहीं, ये सिद्दीकी साहब का कमेंट था, नावेद सिद्दीकी का कमेंट था समाजवादी पार्टी के, और वो कमेंट करने के बाद उनका फ्रेम फिर से फ्रीज हो गया। जगह पर मुलायम सिंह यादव से भी इनका साठगांठ रहता है। ओके, विजय गोयल को एक रिस्पॉन्ड करने दीजिए आपके पॉइंट पर। मैनेजमेंट के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और पीके के साथ आप यहाँ पे पीआर मैनेजमेंट करके चुनाव। सिद्दीकी साहब, वो सवाल हम आपके पास लेकर आएंगे कि आप कौन से थाली में आपके साथ कौन तो बहुत अच्छी बात सजे हुए हैं, लेकिन विजय गोयल अब जवाब देंगे। जी विजय गोयल। नहीं, जब तक पीके आपके साथ है तो बहुत खुश थे ना। आप बताइए ना, 5 राज्य मेरे साथ कभी पीके नहीं रहे, ढोलक बजा रहे हैं, ये खासियत आप ही में है। देखिए ना, हम पीछे रिस्पॉन्ड करूं क्या? के साथ बैठते हैं, आपसे अलग होकर आप लोग करते होंगे। आप मुझे बताइए ना, सिद्दीकी साहब और प्रेमचंद मिश्रा जी, आप एक मिनट प्रेमचंद मिश्रा जी और सिद्दीकी साहब एक मिनट विजय गोयल जी। तमन्ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनमें से पैन इंडिया तो कोई भी नहीं है, किसी की ऑल इंडिया प्रेजेंस बची नहीं, और अभी कांग्रेस की तो सर्जरी होनी बाकी है। अभी और कितना बुरा हाल होगा कहा नहीं जा सकता। अब जेडीयू सिर्फ बिहार तक है, लालू सिर्फ बिहार तक है, सीपीआई और सीपीएम जो है उनकी तो नहीं, प्रेमचंद मिश्रा जी आप उनकी बात सुन लीजिए। उन्होंने आपकी पूरी सारी बातें सुनी, उन्होंने आपकी सारी बातें सुनी, ये फैक्ट है, तो आप उनकी बात। ऑल इंडिया में कोई नहीं है, अगर कोई तमन्ना जी मैं नहीं करवा रहा हूँ, साहब आप एक मिनट रुक जाइए, एक एक करके हम सब बोले ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या हो रहा है। प्रेमचंद मिश्रा जी, विजय गोयल ने आपकी सारी बात सुनी, तो आप भी उनकी बात सुन लीजिए और फिर आप जवाब दीजिए। जी विजय गोयल जी। तमन्ना, आपकी डिबेट बहुत ही अच्छी है ये, और वास्तव में तो बात ये है कि अभी 3 साल पड़े हैं, किंतु 3 साल पहले लोगों ने प्रधानमंत्री के सपने देखने शुरू किए हैं, पर उसके लिए इनकी ऑल इंडिया प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है। जेडीयू सिर्फ बिहार में है, लालू सिर्फ बिहार में है, सीपीआई और सीपीआई की तो मान्यता ही खतरे के अंदर पड़ गई थी, और इसके बाद एनसीपी जो है वो सिर्फ यहाँ है। जितने पैनलिस्ट आपके नजर आ रहे हैं इनमें आपस में ही एका नहीं है, आप देखिए। तो इसीलिए अभी कुल मिलाकर ये लोग नरेंद्र मोदी से भयभीत है, पर उसके लिए इनको मोदी जी जितनी मेहनत करनी पड़ेगी और बीजेपी की तरह पूरे देश के अंदर फैलना पड़ेगा। मैं एक स्ट्रांग अपोजिशन के फेवर में हूं,
पर कम से कम इन लोगों को ये कहिए कि भाई अपनी विचारधारा के हिसाब से जुड़ेंगे या फिर सिर्फ सत्ता पे काबिज होने के लिए आपस में स्वार्थों के लिए मिलेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। इससे पहले भी एक और बात समझिए, इनमें से बहुत सारे ऐसे दल हैं जो बीजेपी के साथ काम करेंगे। देखिए, ममता जी पहले बीजेपी के साथ रह चुकी हैं, एनसीपी ये जो अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बीजेपी के साथ रह चुके हैं, उसके बाद ये जेडीयू भी पहले बीजेपी के साथ काम कर चुकी है। तो आप ये मत समझिए कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर बाकी जितने दल हैं वो कभी साथ आ नहीं सकते। आपने देखा होगा ममता जी ने साफ तौर से डिक्लेयर किया कि हाँ, मैं जीएसटी को सपोर्ट करूंगी। तो आप सोच रहे हैं विजय गोयल जी कि 2019 तक ममता बनर्जी और जय ललिता को आपके साथ क्यों नहीं है? आप अपनी तरफ ले लेंगे। आशुतोष की बात करते हैं। आशुतोष कहाँ है? आशुतोष एक मिनट, आशुतोष की बात करते हैं। आशुतोष जिनको भी देश का विकास देखना होगा, आशुतोष आप किसी भी गठबंधन में हिस्सा लेने को तैयार नहीं है। एक मिनट, प्रेमचंद मिश्रा जी, आशुतोष बहुत समय से नहीं आए और फिर नीरजा के पास भी जाएंगे। आशुतोष, आप इस समय सारे गठबंधन को रूल आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर पंजाब में आप लोग का अगर अच्छा प्रदर्शन रहा, वहां पर कुछ ट्रैक्शन मिला, फिर आप एक बार फिर सिंबॉलिकली ही सही नेशनल पिक्चर में आ जाते हैं, तब क्या स्टांस रहेगा आपका? देखिए, नेशनल पिक्चर में तो हम आज भी हैं, और अगर आपको अंदाजा ना हो तो गोवा में हमारी जो पिछली 22 तारीख को रैली हुई, उसके बाद से बीजेपी के अंदर जिस तरीके से हड़कंप मची, वो उसका प्रमाण है। तो ये तो आप मत कहिए कि आम आदमी पार्टी इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुझे लगता है रतन शारदा जी ने थोड़ी देर पहले बात कही और उस पर मुझे आपत्ति है। उन्होंने कहा कि ये मोर्चा जो है एंटी हिंदू मोर्चा है। मुझे लगता है आरएसएस को अपना थोड़ा सा इतिहास बोध ठीक करना चाहिए, समाज को समझने की प्रवृत्ति ठीक करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को इस देश ने सिर्फ 31% वोट दिया, 69% अभी भी उनके खिलाफ हैं। इसका मतलब क्या, वो जो 69% सारे के सारे जो है वो उसमें उसे एक भी हिंदू नहीं है क्या? तो आरएसएस को अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए भाई। ये बोलो कि एंटी आरएसएस वोट है, एंटी बीजेपी वोट है, एंटी बीजेपी गठबंधन बन रहा, तो समझ में आया। आप सीधे बोले एंटी हिंदू वोट है। अरे ये कौन सी भाषा है? इस देश के अंदर अगर रहना है तो लोकतंत्र को समझना पड़ेगा आरएसएस को, और जब तक आरएसएस लोकतंत्र को नहीं समझेगा और ये नहीं समझेगा कि 1984 में बीजेपी की सिर्फ 2 सीट थी और कांग्रेस उस वक्त 405 सीट लेकर आई थी, और आज कांग्रेस 44 से सिमट गई है और बीजेपी अगर 282 पे है तो 10 साल बाद यही स्थिति बीजेपी की हो सकती, कोई और दल वहां पे 282 बैठा हो सकता। तो ये एरोगेंस ठीक नहीं है, और ना ही हर आदमी को एंटी हिंदू साबित करने वाली प्रवृत्ति। रतन शारदा अपने कमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो पार्टी धर्म देख के कंपेंसेशन देती है, वो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन क्या कर रही है मुझे बताइए। आपका सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन मैंने चैलेंज किया है, इसलिए मैंने कहा कि आपका सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है कि आप ये मत कहिए कि एंटी हिंदू है, बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपकी परिभाषा है, आपके हिसाब से परिभाषा करिए। दिल्ली के अंदर आपके दिल्ली के अंदर आप पंथ और धर्म देख के कंपेरिजन दिया आपने एक व्यक्ति को 1 करोड़ दिया, दूसरे के घर भी नहीं गए आप। ऐसे तमन्ना जी, इतनी बड़ी बात कहना, मानसिकता की बात कर रहा हूँ, आपकी डिबेट में इतनी बड़ी बात कहना कि ये सब आप जैसे लोग, ये आपकी मानसिकता हो सकती है रतन शारदा जी, कि किसी को एंटी हिंदू कह दें, किसी को एंटी मुस्लिम कह दें, किसी को परिभाषा बना कह दें। आप राजनीतिक दल के हिसाब से बोलिए, आप हिंदू मुसलमान के दायरे में मत करिए, उससे ऊपर हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है और आप अभी भी अपने आप में रतन शारदा जी अपने आप में जो बयान है वो वाकई आपत्तिजनक है। माइनॉरिटी प्रो माइनॉरिटी पे चलती है। मैं चाहता हूँ कि इसे बहस हो, मैं चाहता हूँ इससे बहस हो, इसलिए मैंने मुद्दा उठाया। नहीं, आप सेक्युलरिज्म के नाम पे आप चाहते हैं उस पर बहस हो, रतन शारदा, लेकिन आज हम बहस कर रहे हैं फेडरल फ्रंट पर। लोगों को सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन ब्रेक लूंगी यहाँ पर, सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए। छोटा सा ब्रेक लूंगी यहाँ पर। पहले मैं आपको ये बता दूं, एक आशुतोष जी, रतन शारदा, मैं सर्टिफिकेट दे नहीं, आपका मंजूर है, लीजिए, नहीं तो आप बहस कीजिए। रतन शारदा आप स्वीकार कीजिए, आप बहस कीजिए कि आप नहीं करेंगे। एक मिनट, मैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लूंगी। एंटी हिंदू दल कहना अपने आप में आपत्तिजनक है। रतन शारदा जी इसको एक कॉन्टेक्स्ट में रख रहे थे और ये हमारे डिबेट का फोकल पॉइंट नहीं है। हम बात करें एक फेडरल फ्रंट की, और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा में ये पहलू भी लाएंगे कि अगर ये सारे दल एक साथ आ जाते हैं तो इस दल का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, क्योंकि एम्बिशन, महत्वाकांक्षा सबकी इसमें एक बराबर की है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं।
नोएडा में क्या मोदी विरोधी मोर्चे की पहली झलक दिखी? वो तस्वीरें हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं, जहां ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बड़े नेता शामिल हुए। वहां नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव दिख रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी थे, लालू यादव भी थे। इस पूरे फंक्शन के बाद एक हाथ नेताओं ने यह भी बात की कि सारे जो सेक्युलर पार्टियां हैं उनको एक साथ आना होगा और निशाने पर है बीजेपी। लेकिन अब सवाल है कि इन सारे चेहरों में से, और कुछ चेहरे यहां दिख रहे हैं, उस लिस्ट में और भी लोग हैं जो इस एक फ्रंट का हिस्सा बन सकते हैं, कौन सबसे बड़ा चेहरा होगा? नीरजा जी, जिस तरह का हमने चुनाव देखा 2014 में, फेस पे लड़ा गया, और वो एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल हम मान सकते कि 2019 में भी होगा। सामने आपको एक फेस चाहिए, जैसे बिहार में नीतीश कुमार का था। इस फ्रंट में कौन फेस होगा? देखिए, बहुत जल्दी है ये कहना, कई चीजों पे निर्भर करेगा। सबसे बड़ी चीज पे जो है, जिस पे निर्भर करेगा कि इस फ्रंट का क्या भविष्य होता है, वो है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अगले महीनों और अगले सालों में कितनी गलतियां करती हैं, कितना ग्राउंड लूज करती है। आज तो जैसे 2 साल के बाद नॉर्मली सरकार का ग्राफ नीचे जाता है, आज उनका ग्राफ फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आज तो बहुत गदगद है। लेकिन हमारे देश में यह भी मालूम है स्थितियां बहुत जल्दी बदलती हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये संभव हो सकता है कि एक फेडरल फ्रंट उन पार्टीज का बने, रीजनल पार्टीज का, जिनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नीतीश कुमार का ममता बनर्जी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अरविंद केजरीवाल से नहीं है, तो हो सकता है ये लूज काइंड ऑफ फ्रंट, जरूरी नहीं है इलेक्टोरल फ्रंट बने, और जरूरी नहीं है कांग्रेस और लोग भी इसमें शामिल हो, एक फ्रंट बने इलेक्शन के लिए, हो सकता है। लेकिन जो इसका स्वरूप होगा एज थर्ड फ्रंट या सेकंड फ्रंट जैसे कह रहे हैं विजय गोयल, वो या सेकंड फ्रंट, वो पोस्ट पोल ही होगा। और हो सकता है कि पोस्ट पोल कांग्रेस कहे हम ऐसे फ्रंट को आगे आने देंगे, इनकी तरफ से जो प्रधानमंत्री है, अगर ऐसी स्थिति बनती है, किस तरह की उसमें लड़ाइयां होंगी, ये बहुत दूर की बहुत दूर की बात है। नहीं, बहुत दूर की बात है, लेकिन इसमें विजय गोयल जी ने भी कहा बहुत दूर की बात है, लेकिन याद कीजिए, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए, इसमें नीतीश 2011 से, नीजा जी, 2011 से तैयारियां शुरू हो गई थी 2014 की, और अहमदाबाद में तैयारियां शुरू हो गई थी 2011 से। कोई भी चेहरा भाई, इसमें नीतीश कुमार बन सकते हैं, ममता बनर्जी बन सकती हैं, जयललिता बन सकते हैं। तो आज जब हम 2016 के कई महीने गुजर गए हैं और यहाँ पर हम बैठकर अगर 2019 की बात कर रहे हैं, तो इतना भी फारफेच्ड नहीं है। जिनको तैयारियां करनी है उन्होंने शुरू कर दी है, और वो रुकेंगे नहीं 2018 तक। जनता दल यू ने अपना रेजोल्यूशन पास किया है इस दिशा में। तो विजय गोयल जी, ये तो आप मानेंगे कि ये सारी जो पार्टियां हैं वो 2018 का इंतजार नहीं करेंगे अपनी तैयारियों के लिए, जो करना है वो आज से तैयारियां शुरू हो गई हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इनका तो बस चले तो ये तो आज ही अपने प्रधानमंत्री का घोषणा कर दें, पर जैसे नीरजा जी कह रही थी कि भाई नीतीश जी और आम आदमी पार्टी केजरीवाल साथ आ सकते हैं, मैं तो नहीं समझता। दोनों प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने हुए हैं शुरू से ही। अगर अभी मंच पर ही ये कह दें, यहाँ पर जो पैनलिस्ट बैठे हैं, कि दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे, तब भी मैं समझूं कि कुछ नजदीकी आने की ये कोशिश करेंगे। और फिर पोस्ट पोल के बारे में तो बाद में सोचेंगे, पर कितनी सीटें आएंगी उस पर डिपेंड करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मोदी का मुकाबला करने के लिए इनको अपनी अपनी स्टेट्स में डेवलपमेंट जरूर करनी पड़ेगी जाके। अगर ये सोचेंगे कि सेंटर का विरोध करके, जीएसटी का विरोध करके, या 2 साल के अपने डेवलपमेंट बता दीजिए। समझता हूँ ये कहीं ना कहीं वोट बैंक को कम 2 साल के डेवलपमेंट बता दीजिए। अपनी बात ये है, नहीं, ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है। वो ट्रैक पे मत लेके जाएं जी। सुनिए, ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, जो कि हर एक आदमी कहता है कि भी मेरे नेतृत्व में आप सब लोग इकट्ठे आ जाओ। पर मैं नहीं समझता, जिस समय बिहार के अंदर मुलायम सिंह जी को इन्होंने बुलाया था, तो मुलायम सिंह जी और लालू जी के पारिवारिक संबंध होने के बाद भी मुलायम सिंह जी ने साफ साफ तौर से ना कर दी थी जी। और अभी आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को तो प्रधानमंत्री बनने से लालू जी खींच लेंगे उनको, अगर कल को ये सपने लेने लगेंगे तो सवाल ये है कि इनकी विचारधारा नहीं मिलती है, इनकी पार्टियां और लेकिन देखिए विजय गोयल जी, और एक गोवा में रैली करके आम आदमी पार्टी गोवा पे राज करना शुरू कर दिया उसने कि बीजेपी घबरा गई है। और ये एक दिल्ली को लेकर आपने एक हम पैन इंडिया हो गए। सब जवाब देंगे। 1 मिनट, नावेद सिद्दीकी जी पहले, फिर राजीव रंजन जी। नावेद सिद्दीकी जी।
तमन्ना जी, इनसे हम कहना चाह रहे हैं, गोयल साहब से एक सवाल करना चाह रहे हैं। अभी इन्होंने सीधे ये कहा कि मोदी जी के जैसा डेवलपमेंट किसी ने नहीं किया, ये लोग कहां से लेके आएंगे डेवलपमेंट। तो मोदी जी का ये डेवलपमेंट बताते हैं 2 साल में कि सिर्फ इन्होंने स्वच्छता भारत अभियान मिशन और शौचालय बनाने के अलावा क्या किया। हर चीज महंगाई छू रही है, दाम जो है कहां कहां पहुंच गए, ये किसी से छुपा नहीं है सारी चीज। अब दूसरों के ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं कि दूसरे जो हैं ये क्या कर रहे हैं। तो अब मोदी जी के पास पहली चीज देखिए तमन्ना जी ये है कि उनके पोस्टर बॉय होने का जो एक रुतबा था वो भी उनसे छिन गया है। दिल्ली में उनके पोस्टर में रहने से कोई फायदा नहीं हुआ। आप पूरी निंदा कीजिए, दिल खोलकर कीजिए, लेकिन जो सवाल उठा है उसका अगर आप जवाब भी दें कि क्या मुलायम जी और नीतीश जी साथ में आ सकते हैं, क्योंकि ये कोशिश की गई बिहार के पहले और मुलायम जी ने वॉकआउट कर लिया। जी बिल्कुल ठीक, उसका आप जवाब दीजिए, क्योंकि अगर आगे चलकर साथ में काम करना है तो वो विश्वास का अभाव पहले ही मौके पर दिख गया। जी नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसा है कि देखिए बिल्कुल साथ आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर की बात थी, आपस में हो जाता है। नेताजी क्यों किस वजह से हटे ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको इतना जब मुखिया बनाया था तो एक मुखिया से एक ये भी पूछ लेते कि आपकी पार्टी अगर लड़े तो आपको कितनी सीटें दे सकते हैं, क्या ये सारी चीज लोग जानते हैं। लेकिन आपस में झगड़ा है ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी का सम्मान लालू जी करते हैं, नेताजी का सम्मान नीतीश जी भी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। और आज भी आपने देखा होगा कि नीतीश जी किस तरह अखिलेश यादव जी के साथ उनके साथ वार्ता कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह प्यार मोहब्बत, किस तरह एक सरपरस्ती अपनी दिए हुए हैं अखिलेश जी को। तो ये सारी चीजें हैं। तो नेताजी को सम्मान मिलता है, ऐसी बात नहीं। अगर मिलेगा सम्मान तो नेताजी जरूर साथ आएंगे और सेक्युलर पार्टी साथ आए, ये आना बहुत जरूरी है, वरना ये मुल्क को बांट देंगे, ये देश को बांट देंगे। देखिए अभी उन्होंने कह दिया कि ये एंटी हिंदू पार्टीज हैं। अभी देखिए एक इल्जाम लगा दिया आरएसएस के जो मान्यवर बैठे हैं, उन्होंने ये कह दिया कि ये एंटी हिंदू, बताइए सब कुछ बता दिया। यानी कि देश बांटने का काम आपके चैनल पे इन्होंने कर दिया। अभी 3 साल बाकी है, लेकिन ये आरएसएस सिर्फ एक रिप्लाई देना है। राजीव रंजन जी और फिर रतन टाटा के पास में होंगी। राजीव रंजन, तमन्ना मैं कहना चाहूंगा, जब ये देखिए सबसे पहली बात तो ये है, नहीं तमन्ना, देखिए अभी जो विजय गोयल जी ने जो बात कही है, विजय गोयल जी ने कहा अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस के बारे में कहा। मुझे लगता है जो कश्मीर में पीडीपी के साथ इनका अलायंस हुआ और जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जो इनका अलायंस हुआ, उन अलायंसेस को क्या कहेंगे। आपने अपनी बात रखी, रतन शारदा आप थोड़ा सा समय देंगे तो आपके पास में जरूर आऊंगी। आप प्लीज विश्वास रखें, राजीव रंजन ही बोलेंगे इस वक्त। राजीव रंजन, मंत्री कौन है, क्या मुसलमान है? देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो विजय गोयल, राजीव रंजन ही बोलेंगे आप। नदीम नावेद सिद्दीकी साहब 2 मिनट मुझे अपनी बात कह देने दीजिए। देखिए अभी इस पूरे खेल में विजय गोयल जी की भूमिका देख लीजिए। अंदर से सबसे ज्यादा अगर कोई भयभीत है तो भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, लेकिन वो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि कश्मीर में उन्होंने क्या किया। बाप बेटी की पार्टी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, धारा 370 और आज पीडीपी के साथ आपने सरकार बना ली। बाला साहब ठाकरे और उनके पूरे परिवार को कितनी गालियां आपने लोकसभा के चुनाव में दी और उसके बाद आपने उनके साथ सरकार, विधानसभा में गालियां देने के बाद उनके साथ सरकार बना ली। नीतीश कुमार, मायावती, ममता बनर्जी, शिबू सोरेन, अभी सामना का आर्टिकल देखिए, तो कल एक आर्टिकल निकला है मोदी जी के खिलाफ। आपने सबको ठगा, बारी बारी से आपने सबको ठगा और इसीलिए आपको लोग भरोसेमंद नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ जो स्वरूप उभर रहा है, जब आपके अलायंसेज हो सकते हैं चुनाव में लड़ने वालों के साथ, तो निश्चित तौर पर यह परिस्थिति देश में हो सकती है। नहीं, लेकिन राजीव रंजन जी, इनका जो अलायंस है उनमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि चेहरा कौन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नेता कौन है। आपकी अलायंस में ये क्लियर नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ना हो, चेहरा किसी और को सपोर्ट करने को तैयार है। तमन्ना जी अलायंस अभी बना कहां है। नीतीश कुमार जी ने कहा वो उम्मीदवार नहीं है। शरद पवार जी ने उनकी तारीफ की, उनकी तारीफ लालू प्रसाद जी ने की। खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता गठबंधन के दौर में नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहते थे, सुशील मोदी तमाम के साथ साथ कई बड़े नेता। लेकिन नीतीश कुमार जी ने विनम्रता के साथ कहा है कि वो कहीं से उम्मीदवार नहीं है, लेकिन गैर संघवाद
और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साझा मंच बने, इसकी कोशिश जरूर ईमानदारी के साथ वो कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं देश की जरूरत है और इस दिशा में हमारी कोशिशें चल रही है। देखिए, एक तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगला यूपी का चुनाव हम अपने दमखम पे लड़ेंगे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि साथ आने की बहुत जरूरत है। तो आज मेरे मन में जो सवाल उठ रहा है इस समय, मैंने जरूरत की बात नहीं कही, मैंने ये नहीं कहा जरूरत है, मैंने कहा कि फिरका परस्त पार्टियों को रोकने के लिए अगर इस तरह की विचारधारा के लोग आए तो ये अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जरूरत उनको सवाल पूछना चाहिए। मेरे मन में जो सवाल आ रहा है, देखिए, पहली चुनौती जो आप फेस करेंगे वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा जीत जाती है तो फिर तो 2019 के लिए वो बिल्कुल ही इसको एक बहुत बढ़त मिलेगी। तो जाहिर है कि जो पार्टियां उनके खिलाफ हैं वो कोशिश करेंगी कि उत्तर प्रदेश में उनको रोका जाए। अब क्या सवाल मेरे मन में जो उठता है, क्या अखिलेश यादव जो आज स्वेरिंग इन में गए हैं, मुझे सबसे सिग्निफिकेंट चीज वो लग रही है, क्योंकि अखिलेश यादव नॉर्मली इस तरह से स्वेरिंग इन में नहीं जाते रहे हैं। तो क्या ये हो सकता है कि जनता परिवार जिससे मुलायम सिंह नाराज होके बिहार चुनाव के दौरान निकल आए थे, क्या दोबारा कोशिश हो रही है कि उस परिवार के अंगों को इकट्ठा किया जाए और उत्तर प्रदेश में वो उतरें मिलके, या तो अलायंस हो या एडजस्टमेंट हो, जो भी उसका स्वरूप हो वो अलग चीज है। तो क्या पहले बात होती थी जनता दल यू और अजीत सिंह के विलय की, वो उसमें प्रॉब्लम आ गई है, फिर मैंने सुना है बातचीत चल रही है, कांग्रेस के साथ हो, क्या समाजवादी पार्टी किस तरह से कैसे अंडरस्टैंडिंग कर सकती है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ये भी देख रही है कि मायावती गेन कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये सवाल आता है, क्या एक उत्तर प्रदेश में लूज काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर होगा इन पार्टियों का भाजपा के खिलाफ? तो फिर क्या उत्तर प्रदेश एक टेस्ट केस भी होगा 2019 के लिए? इसलिए प्रेमचंद मिश्रा जी, आपका पीके फॉर्मूला क्या होगा उत्तर प्रदेश में, वो अब बहुत ही जरूरी हो जाता है। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी भारतीय जनता पार्टी के सोच से इत्तेफाक नहीं रखती है और पिछले चुनाव में कुछ उन मतों का बिखराव हुआ जिस वजह से बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला। कांग्रेस ने उस हिसाब से अपनी प्लानिंग की है राष्ट्रीय स्तर पर, हम उस पर आगे चल रहे हैं। श्री राहुल गांधी की अगुवाई में हम अपने लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें। अगर उसमें लगेगा कि हमें कुछ और आवश्यक समर्थकों की आवश्यकता है तो हमारे पास कई प्रमुख सहयोगी हैं जिनके साथ ऑलरेडी हमारा गठबंधन है कहीं कहीं, और आने वाले समय में पार्टी इस संबंध में कांग्रेस कार्य समिति फैसला करेगी कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए हम विभिन्न दूसरे राज्यों में क्या गठबंधन की पॉलिटिक्स करें, लेकिन कई और नए प्रेमचंद मिश्रा जी, अब आगे अगर कर्नाटक फैसला है जो पार्टी अगर कर्नाटक आपके हाथ से गया, आज के डेट में अगर कर्नाटक आप आगे हारे, उत्तराखंड अगर आगे हारे, तो 2019 तक किस तरह की स्थिति में होगी कांग्रेस पार्टी? और अगर कोई फ्रंट बने, बीजेपी विरोधी फ्रंट बने, तो उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? क्या इस पर एक सीरियस चर्चा आपके पार्टी में शुरू हुई है या नहीं, कि विकल्प क्या है, प्लान बी क्या है? नहीं बता पाएंगे, उसकी भूमिका ये हाईकमान से पूछ के ही बता पाएंगे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर मगर की बात नहीं होती है, अगर मगर पॉलिटिक्स में नहीं होता, अगर हम पंजाब जीत जाएं, आपने ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया? अगर हम उत्तर प्रदेश जीत जाएं, ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया? कई ऐसे सवाल होते हैं राजनीति, क्योंकि प्रश्न का कोई बेसिस भी होना चाहिए, देना उचित नहीं है। कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। देखिए, हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, और अगर आवश्यकता पड़ेगी, जैसे हमने बिहार में गठबंधन किया, सफलतापूर्वक हम सत्ता में आए, हमारी जनता ने अपार समर्थन दिया है, और जहां हम बिना गठबंधन के भी लड़े हैं, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। हम डीएमके के साथ मिलकर लड़े, हमने बहुत अच्छा आप देखिए, आप 15 सीट तमिलनाडु में भी सरकार बन जाती है। पंजाब और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो क्या आप सीरियसली समझ रहे कि आप कंटेंडर हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश में? क्या पार्टी के अंदर एक रियलिटी चेक है या नहीं? फिर ये भी सवाल बनता है, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है कि आज किस तरह की स्थिति बन रही है। और विजय गोयल, अगर इन दावों पर भी, अगर पंजाब को लेकर जहां हम पिछले चुनाव में 4-5 विधायक से हम चूक गए थे,
पंजाब में तो हमारी वापसी तय ही है। ओके। और राज्यों में भी हम वापस कर रहे हैं। हमारे वोट बढ़ रहे हैं, गोयल जी, हमारे नहीं घट रहे हैं। एक बड़ा लेसन जो 2016 के चुनाव से निकल कर आया। तमन्ना जी, एक सेकंड तमन्ना जी, लोकसभा के चुनाव दो राष्ट्रीय दलों के बीच में होगा और उनके साथ समान विचारधारा के लोग साथ हो सकते हैं। कांग्रेस को उसमें हो सकता है कोई परहेज नहीं होगी, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम उस हिसाब से, हमारा लचीला रुख रहा है, हम समान विचारधारा के लोगों के साथ ऑलरेडी हमारा कई जगहों पर एक अंडरस्टैंडिंग है, हम आगे भी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। लेकिन आज के डेट में हम श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार को अपदस्थ करेंगे। ओके, विजय गोयल जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका अगर ऑपोजिशन, सबसे बड़ा ऑपोजिशन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हो या कांग्रेस के इर्द गिर्द एक फ्रंट हो, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से जो सीख मिली है, जो अभी के पूरे हुए हैं, कि जब आप कांग्रेस के सामने होते हो तो आपका प्रदर्शन बेटर रहता है, और अगर एक स्ट्रांग रीजनल पार्टी हो सामने तब प्रदर्शन कमजोर होता है। कांग्रेस आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन जाती है इलेक्टोरली। तमन्ना, आपकी बात ठीक है, किंतु मैं उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। उसमें मैं ये देखता हूं कि जिनमें रीजनल पार्टीज की आप बात कर रहे हैं, उनमें बीजेपी का काम जो था पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन कभी भी नहीं रहा, किंतु बीजेपी ने अब उसमें परसेंटेज में सीट के अंदर गेम की है और हम वहां पर अपनी पैठ कर रहे हैं। किंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जितने भी लोग यूनाइट होती है ना पार्टियां, वो ये कहती हैं बीजेपी फिरका प्रस्त है, कम्युनल है, सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर हम लोग जो हैं इसको हम इकट्ठे होंगे, पर ये सब इन्होंने तो पिछली बार टेस्ट कर लिया जब मोदी जी को गुजरात दंगों को पूछिए कि इनके सांसद बयान कैसा देते हैं और देश ने जनता बोलेगी कि नहीं बोलेगी। तमन्ना, इनसे पूछिए इनके सांसद ऐसा बयान देते हैं, तो दूसरे दल और पार्टी जनता ये बोलती है कि भाई अब ये कम्युनल और फिरका प्रस्त जैसे शब्दों को अब ये छोड़ दें और अब अपने यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करें। अरे आपके सांसद क्यों बांटने की कोशिश करते हैं? आपके अपने सांसदों पे कंट्रोल है, ये बताइए। कर रहे हैं आपको कंट्रोल है, क्या लगाम काम किया है? देखिए, आज तो बस शुरुआत हुई है, आज तो बस शुरुआत हुई है। गिरजा जी कह रही थी लगातार ग्राफ बढ़ रहा है जाके। ओके, ये पार्टियां तो आज तो बस शुरुआत हुई है। देखिए साहब, पूरा मेरा समय समाप्त हुआ है, इसलिए बस मैं यही कहकर शो को खत्म करूंगी कि आज तो बस शुरुआत हुई है। सब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी है 2019 की चर्चा करने के लिए, लेकिन याद कीजिए कि 2014 की तैयारी 2011 से ही शुरू हो गई थी और ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में एक जो तस्वीर नजर आई है, जाते जाते वो तस्वीर आपको एक बार फिर दिखा दे। बड़े बड़े नेता जो अलग अलग राज्य के हैं वो एक साथ खड़े हैं और इस खुशी से वो लोगों को वेव कर रहे हैं जैसे उनका ही शपथ ग्रहण हो रहा है। तैयारी है क्या? ये कल की तस्वीर है? ये बड़ा सवाल है जिसके साथ हम आपको एक बार फिर छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।